नमस्कार। हमने पहले वाले व्याख्यान में वॉरेन हेस्टिंग के सांड की कथा योजना चरित्र चित्रण पर चर्चा की। आज हम इसके कथोपकथन और संवाद योजना और आगे के कथा तत्वों पर विचार करेंगे। कथोपकथन और संवाद योजना की दृष्टि से वॉरेन हेस्टिंग का सांड का कथानक है वो पूरी गतिशीलता बनाए रखता है कथा को, और जो पात्रों के चरित्रों को सूक्ष्मता के साथ अभिव्यक्त करता चलता है। इस कहानी में घटना की ऐतिहासिकता और कल्पना का सामंजस्य जिस प्रभावपूर्ण रूप में संवादों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। संक्षिप्त संवादों द्वारा किस तरह से प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई है। संवादों में जहाँ काव्यात्मकता के स्वर दिखाई देते हैं वहीं हमें इसमें बौद्धिकता और वैचारिकता भी दिखाई देती है। जब एक संवाद में यह आता है कि चोखी उससे खिसक कर दूर खड़ी हो गई। बुंतू को, अब्दुल कादिर को, मेरे को, सबको पता है कि तुम फिरंग लोग उस कागज पर घोड़ा दौड़ाएगा, उसको बंदूक से मारेगा, उसको पिंजरे में डालेगा, उसको चूस चूस कर खाएगा, और जब तुम लोग यहाँ से जाएगा तो वो नक्शा किसी अपने गुलाम को सौंप जाएगा। तो इस तरह के संवादों में हमें व्यंग्यात्मकता और संक्षिप्त से संवाद में पूरी बौद्धिकता और वैचारिकता अभिव्यक्त हुई है, जो कथानक के साथ साथ पात्रों और घटना के अनुरूप है और उसमें एक कसावट प्रदान करती है। अब हम अगले कथा तत्व देश, काल और वातावरण की बात करें तो इस कहानी में हमें इतिहास की जो घटनाएं हैं जो उनको समकालीन समस्याओं से जोड़ते हुए एक अपना वैश्विक पूंजीवाद की जो स्थिति है उसको उद्घाटित किया गया है। किस तरह से ये चीज़ निकल के आई है कि आज से 250 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इस उद्देश्य को लेकर काम कर रही थी। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भी यही एकमात्र लक्ष्य है कि पूंजी के बल पर मुनाफा कमाना है। 17वीं शताब्दी में किस तरह से भारत आने वाले डच, पुर्तगाली, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई नई विदेशी कंपनियों के हाथों भारतीय स्वतंत्रता, संप्रभुता को नई औपनिवेशवादी गुलामी में धकेल दिया था। और हमारी जो ये कहानी हमारी इस पूरी प्रखरता के साथ इस बात को उद्घाटित करती है और एक प्रश्न चिन्ह से लगाती दिखाई देती है कि किस तरह से बैंक, शेयर बाजार, वाणिज्य पूंजी का विकास तो हो चुका है आज, लेकिन जो नए नए बाजार बन रहे हैं, पूंजी माल मुनाफे के लिए जो कंपनियां, राष्ट्र राज्य एक दूसरे का गला काट रहे हैं, और जो एक समुद्री और धरती जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उन सब में किस तरह से मूल्य है वो मानवीय संवेदना है वो टूटती जा रही हैं। इसे पूरी यथार्थता के साथ में यहाँ अभिव्यक्त किया है। अब हम भाषा शैली पर विचार करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से एक नवीनता का उद्घाटित करती चलती हैं। इसमें जहाँ सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के माध्यम से आज की समस्या को ऐतिहासिकता के आवरण में किस तरह से विश्वव्यापी पूंजीवाद के प्रभाव में मध्य वर्ग की मनोवैज्ञानिक स्थिति परिवर्तित हो रही है, इसे व्यंग्य और मिथकीय पात्रों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया है। आज के राजनीतिक वातावरण और जो प्रशासनिक जो रवैया है उसे कहें कि दो टूक शैली में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। कि जब वॉरेन हेस्टिंग एक संवाद में आता है कि वॉरेन हेस्टिंग
पर अपना फैसला सुनाते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि साम्राज्य बनाने वाले बड़े राजनीतिज्ञों और प्रशासकों से पूर्ण नैतिक आचरण की उम्मीद करना ठीक नहीं है। क्या कभी पाप, अन्याय और अनैतिकता के बिना भी कोई साम्राज्य बनता है? तो हम यहाँ देखते हैं कि भाषा शैली का जो नवीन व मौलिक प्रयोग करते हुए कथाकार ने घटनाक्रम के अनुसार विवरणात्मक शैली में यहाँ कथानक को प्रभावी बनाया है। और जो वॉरेन हेस्टिंग की पत्नी के पीछे खड़ी जो तस्वीर का रहस्य उद्घाटित किया है कि किस तरह पत्नी पीछे खड़ी है वॉरेन की, उसके हाथ में उसका हैट है, और इसे कहावत के द्वारा इसे किस तरह से प्रस्तुत किया है कि पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। और हर कथा के अंत में समय ही बचता है, इसलिए हर कथा समय की ही कथा होती है। तो वॉरेन हेस्टिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो किस तरह से इस कहें कि रूपक कथा में हिंदी के देशज, तत्सम, तद्भव और फारसी, अंग्रेजी, उर्दू के शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। चित्रात्मक शैली के माध्यम से काव्य और कला को सौंदर्यता के साथ अभिव्यक्त किया है, जहाँ प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे शब्दों और ध्वनियों को हवा में जन्म दे रहे हो जिनके अबूझे अर्थ धीरे धीरे हृदय के भीतर अपने के साथ जादू भरी लय में खुल रहे हैं। ये संवाद अपने आप में एक लयात्मकता, एक मौलिकता में हमें दिखाई देता है। दूसरे हम देखें कि प्रतीकों का भी यहाँ समायोचित जो प्रयोग हुआ है प्रतीक के रूप में, सांड को यहाँ किस तरह से नंदी और हिंदुओं के जो देवता है पशुपति का वृषभ रूप में दिखाया गया है, और कथा के अंत में जो बहुत सारे प्रश्न छोड़ता है। तो हम देखते हैं कि पूरी कहानी ही पूरे अनूठे अंदाज में यहाँ दिखाई देती है, और साथ ही ये कहानी एक प्रश्न चिन्ह सा उपस्थित करती है कि आज के समय में जो कट्टरपंथी सांप्रदायिक स्थितियाँ हैं वो किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, तो देशभक्ति, राष्ट्रवाद, भारतीयता का जो विद्रोह है वो इन सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा होता है। तो इस कहानी में हमें कला और मौलिक रूप की अभिव्यक्ति किस्सा गोई शैली के माध्यम से हमें यहाँ दिखाई देती है। कहानीकार ने वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी में किस तरह से विचारात्मक, गंभीर, रोचक तत्वों का प्रभावशाली से अभिव्यक्त किया है। कहानीकार ने छोटे से संवाद योजना के माध्यम से समय की प्रासंगिकता को यहाँ अभिव्यक्त किया है। अब हम इसके उद्देश्य पर विचार करते हैं। जो कथानक का महत्वपूर्ण तत्व है उद्देश्य, तो इस उद्देश्य की दृष्टि से हम देखें कि उदय प्रकाश जी ने जो एक लेखक का लेखन का उद्देश्य होता है उसके साथ पूरी ईमानदारी बरतने का प्रयास किया है। अपनी यथार्थवादी दृष्टि से उन्होंने समाज की संवेदनाओं को अपनी मौलिक रूप में यहाँ प्रस्तुत करने में पूरी तरह से वो सफल रहे हैं। तो हम इसके उद्देश्य पर बात करें तो जो उदय प्रकाश जी के साहित्य का जो वैचारिक और संवेदनात्मक रूप है वो हमें नए प्रतिमानों को स्थापित करता हुआ दिखाई देता है, और अपने समय की जो विडंबना है, विसंगति है, उसको यहाँ अभिव्यक्त करता दिखाई देता है। जब इसका कथानक में आया है कि इंडिया में उनके जैसे नेटिवों का राज होगा, तो क्या ये नेटिव शासक इंडिया को लूटने और बेचने के साथ साथ इस हवा को भी बेच डालेंगे और ख़त्म कर डालेंगे? तो एक ये व्यंग्यात्मक प्रश्न चिन्ह पूरी कथानक के उद्देश्य को स्पष्ट करता है कि किस तरह संस्कृति, मूल्यों पर संकट को एक जादुई यथार्थवाद या कहीं आम आदमी के जो
भौतिक जगत और उसके आत्म जगत के जो द्वंद्व हैं उनका किस तरह संतुलन किया जाए, इसे इसमें इन्होंने बताने का प्रयास किया है। उन्होंने कुशलता के साथ जो मिथकीय रूप में इतिहास, यथार्थ और कल्पना को यहाँ प्रस्तुत किया है। दूसरा हम देखें उद्देश्य में, जो कहानीकार है उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से न सिर्फ इतिहास की विडंबना समस्या को वरन वर्तमान की समस्या और विडंबना को प्रस्तुत किया है। कहीं प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है कि किस तरह भारतीय सांड वॉरेन हेस्टिंग की बग्गी को उलट देता है। तो ये प्रतीक हुआ साम्राज्यवाद के प्रतीक, जो घोड़े को नस्ताबूद करना, और सांड हुआ एक आम भारतीय का रूप। तो जो सांड है वो स्वयं मर के भी ब्रिटिश शासन की जड़ें उखाड़ने की जो ज्वाला फूंक देता है, कि चर्बी के कारतूस से जो विद्रोह की ज्वाला फूंकता है, वो अपने आप में एक इस विद्रोह का, इस देशभक्त जज्बे का, या कहें जो शोषण के विरुद्ध खुलकर विद्रोह करने की आत्मशक्ति का एक विगुल सा बजाता चलता है, और एक ऐसी स्वर, एक ऐसा कहें कि विगुल आने वाले नसों में भी फूंकता है। तो वॉरेन हेस्टिंग की जो कहानी है, इसके निष्कर्ष के रूप में अगर हम इस उद्देश्य पर बात करें, सारांश रूप में अगर हम उद्देश्य पर बात करें, तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस शीर्षक में जो सांड है वो सिर्फ अपनी गाय और संतान के शोक में ही पागल नहीं होता है, उसने पूरे यूरोप के निर्मम अमानवीय जो औद्योगिक समाज है, जो पश्चिमी संस्कृति है, उसके विरोध में भी वो विद्रोही होता है और उसके लिए वो अपनी जान भी दे देता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस तरह से न सिर्फ स्वयं तक बल्कि पूरे समाज का दायित्व उठाते हुए एक सार्वभौमिक संदेश यहाँ दिया है कि हमें कर्तव्य सिर्फ स्वयं तक नहीं बल्कि पर तक रखना है, समाज देश तक हमारा कर्तव्य जाता है कि किस तरह से हम जो इस तरह की स्थिति जो समाज में हो जाती है उसमें न सिर्फ जीवन मूल्य बल्कि राजनीतिक आर्थिक विसंगतियों को भी खुलकर चुनौती दी जाए और उसका विरोध किया जाए। तो यहाँ कथाकार ने अपने देश के मिथकों, पुराणों, अंधविश्वासों और पुरानी परंपराओं के लिए किसी कट्टरपंथी सांप्रदायिक की तरह किस तरह से लड़ा जाए और वो लड़ते हुए किस तरह अपने प्राण गंवाए, एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है कि क्या वह साम्राज्यवाद के खिलाफ एक देशभक्त राष्ट्रवादी भारतीय की तरह विद्रोह करता हुआ मरा। तो ये प्रश्न अपने आप में पूरे कथानक का उद्देश्य स्पष्ट करता है, जो पहले पूरी भारतीय स्थिति को स्पष्ट करता है हर पक्ष से, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सांस्कृतिक हो, हर पक्ष पे प्रकाश डालता है। प्रकाश डालने के बाद बाहर से आई जो स्वार्थ वृत्ति है उसका प्रभाव बताने का प्रयास करता है, और उस प्रभाव के बाद जो कर्तव्य है भारतीय मानस का, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी संपदा को बचाने का, स्वार्थ से परे उठकर समाज के लिए सोचने का, अपनी संस्कृति, अपने देश के लिए सोचने का, ये एक बहुत बड़ा जो
यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो पूर्ण संवेदना के साथ, कहें कि मौलिक रूप में, या कहा जाए जादुई यथार्थ के रूप में, अनूठे रूप में उदय प्रकाश जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है और इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। और यही कारण है कि वॉरेन हेस्टिंग का सांड कहानी है वो सभी यथार्थवादी कहानियों में, मनोविश्लेषणात्मक कहानियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।